हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परमा एजुकैन में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों अभी हम लोग बीएड के एमसीक्यूज कर रहे हैं जो कि आपके सेकेंड ईयर के हैं। इसमें कि थर्ड सेमेस्टर के एमसीक्यूज कर रहे हैं। जो पेपर अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं वह है लिंग स्कूल एवं समाज, जेंडर स्कूल एवं सोसाइटी, जिसको बोलते हैं BD 304। इसके एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसमें 4 यूनिट हैं। यूनिट नंबर 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग करेंगे यूनिट नंबर सेकेंड, और यूनिट सेकंड के बाद यूनिट थर्ड और फोर्थ, उसके बाद ही आपकी जो PDF है इसकी और टेलीग्राम चैनल में मैं अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कैसे करेंगे? चैनल के अबाउट में जाएंगे और वहाँ से आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे और जैसे ही ये सभी वीडियोस कंप्लीट होती हैं वहाँ पे मैं PDF अपलोड कर देता हूँ। तो आप सभी लोगों से कहूँगा आप अपनी वीडियोस को देखिए और उसके बाद वहाँ से आप PDF डाउनलोड करके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। आप सभी लोगों से यही कहूँगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर भी करें। ठीक है, कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से दोस्तों ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी आपको एमसीक्यूज यहाँ पे दिए गए इस बुक में मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं आपको ये एमसीक्यूज कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ और आप सभी लोग अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करिए। स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। इकाई जो 2 है, लैंगिक मुद्दे प्रतिमान विस्थापन, जो यूनिट नंबर सेकेंड है। ठीक है, इसमें दिया गया है कोठारी कमीशन का गठन हुआ था। तो कोठारी कमीशन का गठन कब हुआ था? कोठारी कमीशन का गठन हुआ था 14 जुलाई 1964 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, शिक्षा आयोग में कितने देशों के विशेषज्ञ थे? तो शिक्षा आयोग में जो है 6 देशों के विशेषज्ञ थे। ऑप्शन नंबर दा सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा आयोग ने परीक्षा प्रणाली सुधार के सुझाव दिए थे। तो कौन कौन से सुधार दिए थे? एक था मूल्यांकन की नवीन तकनीक, एक था आंतरिक मूल्यांकन और मूल्यांकन एवं प्रश्न पत्रों में सुधार। तो ये जो सभी जो सुझाव हैं यह शिक्षा आयोग ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 4, कोठारी आयोग ने संतुष्टियां दी थी। तो कोठारी आयोग ने कौन कौन सी संतुष्टियां दी थी? एक तो माध्यमिक शिक्षा हेतु दी थी, प्राथमिक शिक्षा हेतु दी थी और उच्च शिक्षा हेतु दी थी। तो ये सभी संतुष्टियां दी थी, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? वह जो आयोग है वह है कोठारी आयोग। ऑप्शन नंबर है आ। बेहद ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कोठारी आयोग के बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ से लगभग आपके सारे क्वेश्चन कोठारी आयोग से कंप्लीट हो जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, कोठारी आयोग ने कार्य संचालन की नियुक्ति की थी। तो कार्य संचालन की नियुक्ति कैसे करी थी? एक कार्य शक्ति दल और कार्यकारी समूह के द्वारा करी थी। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे सही है। आ और बा दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 7, कोठारी आयोग का शिक्षा में योगदान है। तो कोठारी आयोग का शिक्षा में योगदान एक विशिष्ट शिक्षा के लिए है, व्यावसायिक शिक्षा के लिए है और विश्वविद्यालय स्वायत्तता के लिए है। तो कोठारी आयोग का शिक्षा में योगदान इन सभी के लिए है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार ने शिक्षा आयोग की नियुक्ति करी थी। तो भारत सरकार ने शिक्षा आयोग की नियुक्ति 14 जुलाई सन 1964 को करी थी। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, 10+2+3 की शैक्षिक संरचना का सुझाव प्रथमतः किसने दिया था? ये जो दिया था कोठारी कमीशन ने दिया था। ठीक है, कल भी मैंने आपसे बात करी थी कि आपको 10+2+3 तो पता ही है। इसके बाद जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 है उसमें कैसी शैक्षिक संरचना है ये आपको पता होना चाहिए। तो उसमें कैसी 5 है, +3 है, +3 है, +4 है। तो ये भी शैक्षिक संरचना आपको पता होनी चाहिए। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत है कौन कौन सी है? 5+3+3+4। और इसमें कितने भाग हैं? इसमें जो है ये कितने स्टेज में डिवाइड करी गई थी? तो ये जो है 4 स्टेज में डिवाइड करी गई थी। कितने स्टेज में? 1, 2, 3 और 4। कितने स्टेज में डिवाइड करी गई है? या जो है 4 स्टेज में डिवाइड करी गई। तो आपको ये पता होना चाहिए। हो सकता है डायरेक्टली यह क्वेश्चन पूछ ले कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो कितने स्टेजेस में डिवाइड करी गई? तो वह 4 स्टेजेस में डिवाइड करी गई। और उसकी शैक्षिक संरचना कैसी है? उसकी शैक्षिक संरचना है 5
+3 + 3 + 4। और इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो डॉक्टर कस्तूरी रंगन रहे। ठीक है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सार्वजनिक शिक्षा के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम को राष्ट्रीय लक्ष्य माना गया। तो यह सिफारिश किसने करी थी? यह करी थी कोठारी कमीशन ने। ऑप्शन नंबर जो स है यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुछ विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएट स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए जिनमें कुछ विषयों में 3 वर्षीय स्नातकोत्तर कोर्सों की व्यवस्था करी जाए। यह सुझाव किसने दिया था? या जो सुझाव दिया था या शिक्षा आयोग ने दिया था। ऑप्शन नंबर था। क्वेश्चन नंबर 12 है, माध्यमिक शिक्षा के स्तर के उन्नयन के लिए विद्यालय संकुलों की स्थापना की जानी चाहिए। यह सुझाव किसका था? यह जो था यह भी शिक्षा आयोग का था। ऑप्शन नंबर था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? सभी राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए। यह सुझाव किसका था? यह जो था ऑप्शन नंबर है बा कोठारी कमीशन का। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोठारी आयोग ने शिक्षा में स्नातकोत्तर एमएड पाठ्यक्रम की अवधि के बारे में सुझाव दिया। तो कैसा सुझाव दिया? ऑप्शन नंबर है बा 1.5 वर्ष का, मतलब 1.5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोठारी आयोग को मुख्यतः किस संबंध में सिफारिश देने के लिए बैठाया गया था? तो उनको जो बैठाया गया था शिक्षा के सभी स्तर पर सिफारिश देने के लिए बैठाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में आचार्य राममूर्ति समिति का सुझाव क्या थे? उनके कौन कौन से सुझाव थे देखते हैं। योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, भावात भावनात्मक पहलू पर ज्यादा ध्यान देना और ज्ञान कौशल एवं अभिरुचि को ध्यान में रखना। तो ये जो है उपयुक्त सभी यहाँ पे क्या उनके सुझाव थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो वहाँ की बात है श्री एस काजिम। इनमें से कौन थे? तो श्री एस काजिम। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से ECCE का किसका संक्षिप्त रूप है? तो यह जो संक्षिप्त रूप है अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का संक्षिप्त रूप है। यहाँ पे आपको CCE के बारे में भी पता होना चाहिए। ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है। ठीक है, हो सकता है ये आपसे ऐसे ही पूछ लें। क्वेश्चन नंबर दे दिया गया है फिर आपका 19, NID शब्द का विस्तृत रूप क्या है? तो NID शब्द का जो विस्तृत रूप है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ये जो है इसका विस्तृत रूप है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1990 से संबंधित है? और जो संबंधित है ऑप्शन नंबर है ए आचार्य राममूर्ति समिति। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी संकल्पना राष्ट्रीय योजना की नवीनतम नीति 1992 से संबंधित नहीं है? वह जो नहीं है ऑप्शन नंबर है आ धार्मिक शिक्षा नहीं है। बाकी जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, शिक्षा का व्यवसायीकरण, ये सारी चीजें इसमें हैं, बट धार्मिक शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का श्रेय किसको जाता है? श्री राजीव गांधी। ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी तो कब करी गई थी? तो करी गई थी जनवरी 1985 में। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से खेल सामग्री नहीं है। तो इसमें से देखिए खेल सामग्री कौन कौन सी है? प्लास्टिक ग्लोब क्या खेल सामग्री है? नहीं है। शिक्षक चार्ट खेल सामग्री है? नहीं है। शिक्षक गाइड भी खेल सामग्री नहीं है। तो ऑप्शन क्या है? यहाँ पे सही हो जाएगा कि इनमें से कोई भी जो है खेल सामग्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, 1992 की शिक्षा नीति में क्या हुआ था? प्रत्येक स्थान पर विद्यालय खोले जाएंगे और बात दिया गया है बालक एवं बालिका को शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सा है यहाँ पे सही हो जाएगा, अ तथा बा दोनों। क्वेश्चन नंबर 26, सन 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से किस प्रकार भिन्न है? तो दोनों में क्या है? कार्य योजना की दृष्टि से ये जो है भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति ने कब सुधार प्रस्तुत किए थे? तो उन्होंने
1992 में सुधार प्रस्तुत किए थे। क्वेश्चन 28, राष्ट्रीय शिक्षा की नवीनतम नीति 1992 को कब प्रस्तुत किया गया था? तो उसको प्रस्तुत किया गया था सन 1990 को, ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों की घोषणा करी गई है? तो अब तक जो है 4, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय शिक्षा की नवीनतम नीति 1992 की घोषणा किसकी अध्यक्षता में करी गई थी? तो जनार्दन रेड्डी, ऑप्शन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 31, आचार्य राममूर्ति समिति की नियुक्ति 1990 में किस सरकार द्वारा हुई? वह जो सरकार है, ऑप्शन नंबर है आ, जनता सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अनुसार राज्यों में पाठ्यक्रम का कितने प्रतिशत भाग एक समान होना चाहिए? वह तो है 75%। क्वेश्चन नंबर 33, नई शिक्षा नीति 1992 में किन मूल्यों के महत्व को स्वीकारा गया? तो जो मूल्य है, ऑप्शन नंबर है 7, नैतिक मूल्यों। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष हैं तो कौन है? सैम पित्रोदा, ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कितने राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की सिफारिश करी थी? तो करी थी, ऑप्शन नंबर है 50। क्वेश्चन 36, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो वह जो है ऑप्शन नंबर दा के साथ जाएंगे, नई दिल्ली में है। क्वेश्चन 37, निम्न में से कौन सा आयोग राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को सहयोग करता है? और करता है, ऑप्शन नंबर है आ, योजना आयोग। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? प्रधानमंत्री ने अपने उद्घाटन भाषण में देश के लिए किस शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण माना है? तो उन्होंने माना है मस्तिष्क शक्ति, ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? तो उसमें जो है 8 सदस्य हैं, ऑप्शन नंबर 7। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या है? एक उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था है। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है भारत को ज्ञानवान बनाना, ऑप्शन नंबर है आ। क्वेश्चन नंबर 42, सन 1998 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की कौन सी नीति है? और जो नीति थी, तृतीय नीति थी, ऑप्शन नंबर है 7। कौन सी नीति है? तृतीय नीति, ऑप्शन नंबर 7 यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है, जीवन प्रयत्न स्वतः अध्ययन तथा दक्षता निर्माण सहित अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों में स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई को बोझ कम करने के तौर तरीके के विषय में सलाह देना। यह विचार किसका था? यह जो था, ऑप्शन नंबर है ब, यशपाल समिति का। किसका है? यशपाल समिति। क्वेश्चन नंबर 44, राजश्री टंडन खुला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो यह है इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 45, दूरस्थ शिक्षा का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ था? सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 46, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो संबंधित है, यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बा है आपका, यह करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो यह प्राथमिक शिक्षा से है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 47, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है, नई दिल्ली में है। किसका? इग्नू का। इसको हम क्या बोलते हैं? इग्नू। इग्नू का मुख्यालय कहाँ है? या जो है नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसका मुख्यालय कहाँ है? या जो है नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 48, भारतीय संविधान के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का अभिप्राय है। तो प्राथमिक शिक्षा का अभिप्राय क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा, ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य जो नाम है, कार्यान्वयन कार्यक्रम 1992।
क्वेश्चन नंबर 50, आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में कितने सदस्य समिति नियुक्त करी गई थी? तो वह थी 17 सदस्यीय समिति, ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 51, नई शिक्षा के पुनर्गठन के माध्यमिक स्तर पर किस प्रकार के विषय या विषयों को बढ़ावा दिया जाए? तो वजह था, ऑप्शन नंबर द है ये सभी कौन कौन से हैं? व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन बी उद्योगों से संबंधित शिक्षा, ऑप्शन सा है कृषि आधारित शिक्षा। तो यह सभी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से राम मूर्ति समिति के शिक्षा के प्रति सुझाव क्या थे? तो उनके सुझाव थे उपयुक्त सभी। अब सभी देखते हैं कौन कौन से सुधार हैं। एक तो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा तथा उसका क्रियान्वयन करना। ऑप्शन बा है नीति के संशोधन के संदर्भ में सुझाव देना और संशोधित नीतियों के क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना। तो ये सभी सुझाव थे। क्वेश्चन नंबर 53, यूजीसी का संक्षिप्त रूप क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ग्रांट्स होगा, GRANTS, ठीक है, ग्रांट नहीं होगा। इस बात को आप याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता है। क्वेश्चन नंबर 54, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य योगदान किसमें रहा है? तो मुक्त विश्वविद्यालय में रहा है, नवोदय विद्यालय में रहा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और अंततः ये सभी ऑप्शंस यहाँ पे सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, समय अनुभागी विद्यालयों की स्थापना हुई। तो समय अनुभागी विद्यालयों की स्थापना कब हुई थी? माध्यमिक स्तर पर हुई थी, ऑप्शन नंबर आ यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया गया था। कब तैयार किया गया था? 1986 में। क्वेश्चन नंबर 57, राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य रहा है। तो कैसा रहा है? भाषाओं का विकास, शिक्षा का समान अवसर, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का विकास, और ये सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 58, राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की कौन सी नीति है? स्वतंत्र भारत की जो कौन सी नीति है? स्वतंत्र भारत की जो है तृतीय नीति है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। क्वेश्चन नंबर 59, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किस प्रधानमंत्री द्वारा करी गई थी? तो श्री राजीव गांधी द्वारा यह करी गई थी। क्वेश्चन नंबर 60, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्यांकन किस आयोग को सौंपा गया था? तो सौंपा गया था राम मूर्ति आयोग को। क्वेश्चन नंबर 61 है, शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति 1986 कहाँ तक सफल हुई थी? तो यह जो है आंशिक सफल हुई थी। कैसी सफल हुई थी? आंशिक सफल हुई थी, ऑप्शन नंबर बा जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस सन में आई थी? ये जो आई थी 1986 में, ऑप्शन नंबर है स। 63, किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधित हुई थी? तो 1992 में संशोधित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 64, आचार्य राम मूर्ति समिति का मुख्य कार्य क्या था? तो उसका जो कार्य था नवीन संशोधित नीति प्रस्तुत करना, उसका जो मुख्य कार्य था यही था। क्वेश्चन नंबर 65 है, आचार्य राम मूर्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो अपनी रिपोर्ट सन 1990 में प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 66 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिवेदन तैयार किया गया था। तो 12 खंडों में तैयार किया गया था। संपूर्ण देश की संरचना, शिक्षा की संरचना जो है को स्वीकारा गया। तो कौन सी संरचना थी? 10+2+3, ये संरचना जो स्वीकार की गई थी। और अभी कैसी है आपको पता होना चाहिए, बार बार बताता हूँ, 5+3+3+4, यह जो है अभी की संरचना है। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है, एनईपी का पूरा नाम क्या है? तो उसका जो पूरा नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 69 है, ECCE में शिक्षण विधि का दायित्व क्या होगा? तो यह होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का होगा। क्वेश्चन नंबर 70, ECCE के मूलभूत स्तर की पढ़ाई कितने वर्ष की है? तो है 5 वर्ष की है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया क्या? क्वेश्चन नंबर 71, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद हुई है? तो 34 वर्षों के बाद हुई, ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 72, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी ये, नई शिक्षा नीति 2020 से अब प्रथम से 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में दी जाएगी? तो यह जो है मातृभाषा में दी जाएगी, ऑप्शन नंबर है सा।
क्वेश्चन नंबर 73, नई शिक्षा नीति 2020 में बदलाव किया गया। तो किस तरह का बदलाव किया गया था? एक तो शिक्षा संरचना में, पाठ्यक्रम में, शिक्षा के उद्देश्यों में और इन सभी में जो है बदलाव किए गए। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में एकीकृत बाल विकास सेवा शुरू करी गई थी। तो कब? 2 अक्टूबर 1975 को। क्वेश्चन नंबर 75, नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4.43%। क्वेश्चन नंबर 76, नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार 10+2 जो कि पहले मॉडल था, शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई। वह शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली कौन सी है? अब देखिए, आपको पता है कौन सी है। 5+3+3+4, ये आपको प्रणाली पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 है, नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 में एमएचआरडी द्वारा डैश की स्थापना की मांग करी गई थी। तो किसकी मांग करी गई थी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की मांग करी गई थी। ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 78 है, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो वह भारत का पहला राज्य था कर्नाटक। ऑप्शन नंबर है आ। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो वह हुई थी 1986 में। ऑप्शन नंबर है स। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति, जिसको कि हम ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, उसके अध्यक्ष रहे हैं? तो ये देखिए, ये नाम जो है आपको याद होना चाहिए, डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन। डॉक्टर कस्तूरी रंगन। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो यह करी गई थी 1968 में। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किसके द्वारा भारत देश में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति की शुरुआत हुई थी? तो थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 83, मध्य स्तर में कितने आयु के बच्चों को शामिल किया गया है? तो वह 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? 84 दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय की शिक्षक संरचना कैसी है? अब तो पूछने की भी बात नहीं है, तो आपको पता है। ऑप्शन नंबर सा है 5+3+3+4। क्या है? एनईपी 2020 का स्कूली शिक्षा का फॉर्मेट क्या है? ये रहा आपका फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 86, एनईपी 2020 के प्रारंभिक स्तर में किस कक्षा तक की पढ़ाई है? प्रारंभिक स्तर पर, ठीक है, जो पहला स्टेज है, तो किस किस कक्षा से है? कक्षा 3 से 5 तक है। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन 87, एनईपी 2020 के मध्य स्तर में कितनी आयु के बच्चों को रखा गया है? तो इसमें जो रखा गया है 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे। क्वेश्चन नंबर 88 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रारंभिक स्तर में जो है कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई शामिल है। कक्षा 3 से 5 प्रारंभिक स्तर में। ऑप्शन नंबर जो है आपका सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सीखने के लिए डैश स्थान मूल्यांकन पर जोर दिया गया। तो कैसे? सतत एवं व्यापक और रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, इलाहाबाद विश्वविद्यालय किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? तो यह जो है एक केंद्र शासित विश्वविद्यालय है। ऑप्शन नंबर आ के साथ। क्वेश्चन नंबर 91, विश्वविद्यालय का रूप होता है, तो कैसा रूप होता है? एक आवासीय विश्वविद्यालय होता है, अनुबंधित विश्वविद्यालय भी होता है और नामित विश्वविद्यालय भी होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है द। क्वेश्चन नंबर 92, अध्यापक शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। पाठ्यक्रम, विद्यालय, संगठन तथा पाठ्य सामग्री आदि अध्यापक के महत्वपूर्ण अंग हैं। तथापि वे तब तक निर्जीव रहते हैं जब तक कि शिक्षक के सजीव व्यक्तित्व द्वारा उनके प्राण प्रतिष्ठित नहीं कर दिए जाते। तो यह कथन किसका है? यह महोदय ब्राउन साहब का है। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 93, उच्च शिक्षा का मुख्य क्या क्या होता है? तो शिक्षण करना होता है, शोध करना होता है और समाज सेवा करना होता है। तो ये सभी ऑप्शन होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर हो गया द करेक्ट। क्वेश्चन 94, केंद्रीय विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था।
क्वेश्चन 95, अंतर विषयक आयाम को महत्व दिया तो किसने दिया था? कोठारी आयोग ने। कौन थे? डीएस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी। क्वेश्चन नंबर 96, सन 1982 में भारत में विद्यमान कॉलेजों की संख्या कितनी थी? 1982 की बात करी गई मित्रों, तो ऑप्शन नंबर है आ 68। क्वेश्चन नंबर 97, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो ऑप्शन नंबर है बा सन 1953 में। कब करी गई थी? सन 1953 में। क्वेश्चन नंबर 98, सन 2005 तक भारत में कितने विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी? तो ऑप्शन नंबर द है 342। क्वेश्चन नंबर 99, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का क्षेत्र क्या है? तो उसका जो क्षेत्र है छात्रों के प्रवेश में होना चाहिए, शिक्षकों की नियुक्ति में होना चाहिए और परीक्षा कराने में है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है, इन सभी में है। क्वेश्चन नंबर 100 आ जाता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो उसका जो कार्य है विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्तर का निर्धारण करना। ऑप्शन नंबर है आ। क्वेश्चन नंबर 101, भारत में खुलने वाले प्रथम विश्वविद्यालय में कौन नहीं था? तो ये बात आप याद रखिए, भारत में खुलने वाले प्रथम तीन तीन जगह के विश्वविद्यालय हैं। एक तो कोलकाता है, मुंबई है और चेन्नई है। ठीक है, ये नाम आप याद रखिए, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, तीन जगह सबसे पहले खुले थे। और कहाँ नहीं खुला इनमें से? तो है लाहौर। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मानित विश्वविद्यालय नहीं है? वह जो है ऑप्शन नंबर है आ काशी विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 103, प्रथम तीन विश्वविद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले थे और कहाँ कहाँ थे? आपको आपने अभी पढ़े थे, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। प्रथम तीन विश्वविद्यालय कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। प्रथम तीन विश्वविद्यालय कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। ठीक है, आप इस बात को याद रखिए। प्रथम तीन विश्वविद्यालय किसकी सिफारिश पर खुले थे? तो वह थे वुड डिस्पैच। ऑप्शन नंबर है द। 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय खुला विश्वविद्यालय है? तो नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर द। 105 है, इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह जो हुई थी 1985 में हुई थी। ऑप्शन नंबर है स। 106, देश के सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। ऑप्शन नंबर द। 107, साहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906। आपके विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आगरा यूनिवर्सिटी और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी, इन दोनों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो भी लोग आगरा यूनिवर्सिटी के हैं वो लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आगरा यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, और जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के हैं वो लोग भी बताएं कि आपके विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, जिससे कि आपको भी पता चलेगा कि आपके विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 108 दिया गया है, उच्च शिक्षा को हम क्या कहते हैं? तो उच्च शिक्षा को हम कहते हैं विश्वविद्यालयी शिक्षा। ऑप्शन नंबर स। केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा इनमें से? इनमें से है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है। 111, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वैधानिक मान्यता कब मिली थी? तो 1956 में मिली थी। ऑप्शन नंबर है द। प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त कब किया गया था? तो 1902 में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है आपका ब। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें जो है 9 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है द। जो समिति भारत में मानवाधिकार आयोग के नाम को प्रस्तावित करती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में पत्राचार शिक्षा की व्यवस्था करी गई थी? तो यह था दिल्ली विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर द। 116, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा किया जाता है, जो कि क्या है आपका, अभी आपको पता चल गया होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर, उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? तो होते हैं राज्यपाल साहब। ऑप्शन नंबर है स। सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? 58%। विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षण एवं अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता कौन देता है? तो विश्वविद्यालय के स्तर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ऑप्शन नंबर है बा। अब यहाँ पे देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता दूरस्थ शिक्षा की है? तो उस वो जो विशेषता है यह अनौपचारिक एवं औपचारिक शिक्षा का समन्वित रूप है। तो ऑप्शन नंबर द आपका करेक्ट है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रशासन की दृष्टि से विश्वविद्यालय पाए जाते हैं। तो एक तो डीम्ड विश्वविद्यालय होते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है और प्रांतीय विश्वविद्यालय होते हैं। तो ये सभी तरह के विश्वविद्यालय होते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको आगे उसको स्किप करके पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 है, डाइट का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका जो विस्तृत रूप है ऑप्शन नंबर है आ, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है इसका विस्तृत रूप है। आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, जो बैकग्राउंड में साउंड है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज ये ऐसा हो पा रहा है, उसके लिए सॉरी। प्लीज़ समझिए इस बात को, आपके जो क्वेश्चन है आप उस पर ही सिर्फ ध्यान दें, बाकी आप लोग सब लोग समझदार हैं। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। 125 है, IQAC का विस्तृत रूप क्या है? उसका जो विस्तृत रूप है ऑप्शन नंबर है बा, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, इसका जो विस्तृत रूप है ऑप्शन नंबर बा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे। अब मैं आपको यहाँ से डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन, ये आपको PDF मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इनको एक बार देखेंगे। अब यहाँ चलिए ठीक है, पढ़ते ही हैं, छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 126 क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में कब संशोधन किया गया कि जिसके अनुसार शोषण की स्थिति में पत्नी अपने पति को तलाक दे सकती है? तो वह दिया गया सन 1976 में, ऑप्शन नंबर है सा। क्वेश्चन 127 है, कारखाना अधिनियम कब संशोधित हुआ जिसके अनुसार 30 स्त्री श्रमिकों वाले कारखानों में शिशु गृह का होना आवश्यक है? वह है 1976, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन 128, मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961 में कब संशोधित करके सभी उद्योगों तथा प्रतिष्ठानों में मातृत्व हित लाभ देने का प्रावधान किया गया? वह है आपका ऑप्शन नंबर है सा, 1976 में। क्वेश्चन 129, बाल विवाह निरोधक अधिनियम संशोधित करके 1978 में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई थी? तो वह करी गई थी 18 वर्ष। क्वेश्चन 130, राजनीतिक अधिकार से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है? तो यह सभी है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 21 एवं 23, ऑप्शन नंबर द। 31 क्वेश्चन, दैहिक स्वतंत्रता से वंचित न किए जाने से संबंधित अनुच्छेद है? ऑप्शन नंबर है सा, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन 32, छठी पंचवर्षीय योजना में किन महिलाओं के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर है उपरोक्त सभी। सभी में क्या है? निम्न सामाजिक स्थिति वाली, ऑप्शन बा निम्न आर्थिक स्थिति वाली, और ऑप्शन सा है क्रियाशील एवं कमजोर स्थिति वाली। तो इन सभी पर। क्वेश्चन नंबर 33, 133, किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थाओं में 73वें व 74वें संशोधन द्वारा 33% सीटों का आरक्षण किया गया था? तो वह है ऑप्शन नंबर है सा, अनुच्छेद 40। 134, भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय एकीकरण से अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया बा, सभी भारतीयों द्वारा सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 135 है, राष्ट्रीय एकता एक ऐसी समस्या है जिसके साथ राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। यह किसका कथन है? यह ऑप्शन नंबर है आ, डॉक्टर राधा कृष्णन जी का। क्वेश्चन नंबर 136 है, राष्ट्रीय एकता का एक उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर दिया गया सा, भारतवासियों की परस्पर एकता को बनाए रखना। 137, वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय एकीकरण हेतु बाधाएं क्या हैं? एक जातिवाद है, क्षेत्रवाद है और प्रांतवाद है। ये सभी बाधाएं हैं, ऑप्शन नंबर द। 138 क्या कहता है? डॉक्टर संपूर्णानंद समिति का गठन कब हुआ था? वह हुआ था सन 1961 में, ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 139, किस राष्ट्र का सर्वोच्च चिन्ह होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है सा, राष्ट्रध्वज। उसका सर्वोच्च चिन्ह क्या होता है? राष्ट्रध्वज होता है। 140, राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ था? तो वह हुआ था, ऑप्शन नंबर बा के साथ जाएंगे, सन 1967 में।
भावात्मक एकता समिति की स्थापना सन 1961 में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में हुई थी। ऑप्शन नंबर ब। 142 डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर आ सन 1937। 143 माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर मुदलियार। कौन थे? डॉक्टर मुदलियार। ऑप्शन नंबर दिया गया है स। 144 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता समिति 1961 का गठन किसने किया था? तो कांग्रेस पार्टी ने किया था। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 146 है, राष्ट्रीय एकता कमेटी ने अध्यक्षता की थी डॉक्टर संपूर्णानंद ने। क्वेश्चन 147 है, भावात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। यह विचार किसका है? संपूर्णानंद कमेटी का। ऑप्शन नंबर है ब। 148 1952 में गठित राष्ट्रीय एकता परिषद का महत्वपूर्ण सुझाव क्या था? और सुझाव था अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन। 149 डॉक्टर संपूर्णानंद समिति ने भावात्मक एकता हेतु कुछ सुझाव दिए थे, उनमें से प्रमुख क्या है? उनमें से है प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र में जाति धर्म आदि न लिखा जाए। 150 डॉक्टर संपूर्णानंद समिति के अनुसार क्या है? ऑप्शन नंबर आ यहाँ पे सॉरी, क्वेश्चन क्या बोलता है? डॉक्टर संपूर्णानंद समिति के अनुसार भावात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है। ये जो ऑप्शन नंबर आ है आपका करेक्ट हो जाता है। 151 राधा कृष्णन आयोग निम्न से संबंधित था। तो किससे संबंधित था? उच्च शिक्षा आयोग से। 152 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किसकी अध्यक्षता से नियुक्त हुआ था? वह थे डॉक्टर राधा कृष्णन डॉक्टर राधा कृष्णन। तो ये बात याद रखिएगा, इसको ही उच्च शिक्षा के उससे नाम से जाना जाता है। 153 यहाँ पे देखिए, राधा कृष्णन आयोग कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ऑप्शन नंबर सा। 154 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सदस्य कौन थे? तो ये सभी थे, डॉक्टर ताराचंद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, LS मुदलियार और ये सभी थे। ऑप्शन नंबर था। 155 राधाकृष्णन आयोग का लक्ष्य क्या था? तो उसका लक्ष्य था उच्च शिक्षा का विकास करना, शिक्षण स्तर को उच्च करना और शिक्षकों में गुणवत्ता लाना। तो ये सभी जो थे लक्ष्य थे राधाकृष्णन आयोग के। 156 दिया गया है, राधाकृष्णन आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो ऑप्शन नंबर दिया गया था 4 नवंबर 1948 को। क्वेश्चन नंबर 157 शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पर सुझाव दिए थे। तो कैसे? प्राइमरी शिक्षा की अवधि और प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य आ और बा दोनों में इन्होंने सुझाव दिए थे। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। कोठारी आयोग ने शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया? तो कोठारी आयोग ने शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं, एक तो उत्पाद बढ़ाना, सामाजिक व राष्ट्रीय एकता प्राप्त करना, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को त्वरित करना, ये सभी बताए। अब कोठारी आयोग देखिए, फिर से पढ़ लेते हैं। कोठारी आयोग ने जूनियर कक्षाओं 1 से 4 की शिक्षा के उद्देश्य क्या बताए? तो उन्होंने पहला बताया पढ़ने लिखने तथा गणित का प्रारंभिक ज्ञान और कौशल करना, स्वास्थ्यवर्धक जीवन के आधारभूत नियमों की जानकारी प्राप्त करना तथा उस पर आचरण करना, और ऑप्शन सा है अपने सामाजिक भौतिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करना तथा उसके प्रति संवेदनशील होना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 160 फिर से कोठारी आयोग ने सीनियर कक्षाओं 6 से 8 के लिए शैक्षिक उद्देश्य क्या बताए हैं? ऑप्शन आ देखिए, विभिन्न विषयों के आधारभूत तथ्यों, सिद्धांतों तथा कौशल का ज्ञान प्राप्त करना और उनको उचित व्यवस्थाओं के प्रयोग में लाना। ऑप्शन बा दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मौखिक तथा लिखित भाषा में व्यक्त करने की क्षमता का निर्माण करना, और ऑप्शन सा गणित में विभिन्न संबंधों को समझने का क्षमता का विकास। तो ये सभी हैं ऑप्शन यहाँ पे सही। ऑप्शन नंबर था। क्वेश्चन 161 आ जाता है, कोठारी आयोग के सर्वेक्षण के अनुसार देश में उस समय प्राथमिक शिक्षा संबंधी जो नाम प्रचलित था वो कौन कौन से नाम थे? एक तो प्राथमिक था, अवर प्राथमिक एवं जूनियर बेसिक और अवर प्रारंभिक, यह सभी नाम प्रचलित थे। 162 क्वेश्चन दिया गया है,
कोठारी आयोग ने पाठ्यक्रम के बारे में फैले असंतोष का कारण बताया है। तो क्या बताया? एक तो स्कूल पाठ्यक्रम में बहुत सी बेकार बातें घुस आई हैं जिन्हें बिना हानि के निकाला जा सकता है। भारत में पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों का अभाव है। और ऑप्शन सा है कार्यकलापों तथा कार्य अनुभवों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। तो यह सभी है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 185 से। स्वतंत्र भारत की एनईपी 2020 कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा योजना है? या जो है तीसरी शिक्षा योजना है। क्वेश्चन नंबर 186, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत अब तक नई शिक्षा प्रणाली को सुनिश्चित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है सा, 2030 तक इसको सुनिश्चित किया गया है। 187, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस शैक्षिक प्रणाली के आधार पर पाठ्यक्रम को विभाजित किया जाएगा? तो अब आपको पता है, ऑप्शन नंबर सा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना। 189, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बदलाव कितने वर्ष बाद हुआ है? या जो हुआ है स, 34 वर्ष बाद हुआ है। 190, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया? तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के। 191, प्रथम बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव कब हुआ था? तो हुआ था सन 1968 में। और दूसरी बार कब हुआ था? दूसरी बार 1986 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को किसकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी मिलने पर लागू किया गया? तो वह है हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर बा। 194, नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है भारत में स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना। ऑप्शन नंबर बा। 195, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किए गए बदलाव आने वाले कितने दशकों को ध्यान में रखकर किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आ, 2 दशकों। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किए गए बदलाव लागू किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर है बा, अलग अलग चरणों में लागू किए जाएंगे। 197 क्या है? नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सकल नामांकन अनुपात को वर्ष 2030 तक कितने प्रतिशत तक का टारगेट है? तो है 100%। ऑप्शन नंबर द। 198, शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के कितने प्रतिशत हिस्से का व्यय किया जाएगा? तो 6% है। आप ये याद रखिए। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन 199, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कौन सा पैटर्न? अब तो ये भूलने वाली बात ही नहीं, कई बार यह प्रश्न पूछ लिया गया है। तो कौन सा है? 5334। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जोर दिया जाएगा। तो किस पर? अवधारणा को समझने पर जोर दिया जाएगा। 201, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बालकों के विकास पर तो सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाएगा। 202, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ हुआ था तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा और भारत सरकार द्वारा, इसलिए ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, आ एवं बा दोनों। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सक्रिय करने का वर्ष जो है 2022। 204, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लाभार्थी होंगे तो होंगे भारत के सभी छात्र, भारत की सभी छात्राएं। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट दोनों। 205, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। तो उसका मुख्य उद्देश्य है भारत की नीति को उत्कृष्ट बनाना, भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना। ऑप्शन सा यहाँ पे करेक्ट है। और बात दोनों सही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में होने वाला लाभ क्या है? उससे होगा पुरानी खामियों को दूर कर उसे उत्कृष्ट और सार्वभौमिक बनाया जाएगा। इसमें छात्रों के ज्ञान के साथ उनके स्वास्थ्य और कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। छात्रों को अपने विषय का चुनाव स्वयं करने का अधिकार होगा। उपयुक्त सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया बदलाव है, कौन सा है? तो पाठ्यक्रम को छात्रों के लिए रुचिपूर्ण बनाया गया है। पाठ्यक्रम में तकनीकी ज्ञान और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को भी शामिल किया गया है। रटने की अपेक्षा समझने पर जोर दिया गया है। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। 208 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने चरण होंगे? मैंने आपको शुरुआत में बताया भी था। तो 4 चरण होंगे। कितने चरण होंगे? 4 चरण होंगे। आप इस चीज से आप समझ भी पा रहे हैं कितने चरण हैं? 4 चरण हैं।
ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 209, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी एनसीईआरटी के द्वारा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में। इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्वेश्चन 210, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मूलभूत चरण पहला चरण है। इसमें शामिल होगा ये सभी पूर्व प्राथमिक ब और आ, कक्षा ब, कक्षा 1 और 2। 211 है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूलभूत चरण की शिक्षा क्या होगी? तो मूलभूत चरण की जो शिक्षा होगी वह 5 वर्ष की होगी। कैसी होगी? 5 वर्ष की होगी। ऑप्शन नंबर द। 212, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मूलभूत चरण में भाग लेने वाले आयु कौन सी होगी? उनकी जो आयु होगी 3 से 6 वर्षों की। मूलभूत चरण पहला चरण कितने वर्ष? 5 वर्ष की होगी। आयु क्या होगी? 3 से 6 वर्ष होगी। और कौन कौन सी होंगी? पूर्व प्राथमिक 1 और 2। क्वेश्चन 213, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5 वर्ष के कम आयु के बच्चे के लिए प्रावधान क्या होगा? स्कूलों का, गुरुकुलों का और बाल वाटिका। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सा। इस बात को याद रखिएगा, बाल वाटिका का। 214, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि बाल वाटिका में शिक्षा दी जाएगी। तो किस चीज़ की शिक्षा दी जाएगी? खेल कूद की, संख्या ज्ञान की। तो इन दोनों की दी जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है, आ एवं बा दोनों। 215, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बाल वाटिकाओं में परीक्षा की व्यवस्था की गई है। तो किस तरह की? इसमें परीक्षा नहीं ली जाएगी। इसमें क्या है? परीक्षा ली ही नहीं जाएगी। प्रश्न ये आ जाएगा, क्या बाल वाटिकाओं में 2020 में जो है उसमें परीक्षा ली जाएगी? तो उसमें परीक्षा नहीं ली जाएगी। 216, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बाल वाटिकाओं की विशेषता क्या होगी? तो बच्चों को खेल कूद कराया जाएगा, बच्चों को बिना दबाव के शिक्षित किया जाएगा, बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाई जाएगी। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। 217, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा का दूसरा स्तर क्या है? उसका दूसरा स्तर जो है 3 वर्ष का है, तीसरा स्तर 30 वर्ष का है, चौथा स्तर 4 वर्ष का है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति दूसरे चरण को क्या बोला गया है? तो दूसरे चरण को जो बोला गया है उसको प्रिपरेटरी स्टेज बोला गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रिपरेटरी स्टेज में कक्षा को जो शामिल किया गया है उसमें कक्षा जो है 3 से 5 है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रिपरेटरी स्टेज की विशेषता क्या होगी? उसकी जो विशेषता होगी, अब बच्चे अपनी मातृभाषा तथा स्थानीय भाषा में पढ़ाई कर सकेंगे। अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है तथा अंग्रेजी को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। ऑप्शन सा है, छात्रों को संख्यात्मक कौशल तथा भाषा का मूलभूत ज्ञान दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही है। क्वेश्चन 221, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परीक्षा होना प्रारंभ कब होगी? तो कक्षा 3 से होगी। 222, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का तीसरा चरण कौन सा है? तीसरा चरण कौन सा है? जो तीसरा चरण है उसको हम मिडिल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मिडिल स्टेज में किस कक्षा के विद्यार्थी होंगे? तो उसमें 6 से 8 के होंगे। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। 224, शिक्षा नीति 2020 के मिडिल स्टेज की शिक्षा की विशेषता क्या होगी? तो इसकी विशेषता है, कंप्यूटर ज्ञान और कोडिंग की जानकारी दी जाने लगेगी। सभी छात्रों को उनके रुचि के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण के बाद छात्रों से इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। ऑप्शन नंबर ता जो यहाँ पे करेक्ट है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का चौथा चरण क्या है? तो उसका जो चौथा चरण है 4 वर्ष का है। ठीक है, चौथे चरण में किस कक्षा के बच्चे आएंगे? देखिए 226 में ये बात बोली गई है, तो इसमें जो आएंगे 9 से 12 के बच्चे आएंगे। 227, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार छात्रों की सेमेस्टर वाइज परीक्षा कब स्टार्ट होगी? तो हो जाएगी ऑप्शन नंबर ता के साथ 9 से 12 वालों में। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ग्रेजुएशन की पढ़ाई को अब बांटा किस में गया है? तो आ और बा दोनों 3 वर्ष में भी है और 4 वर्ष में भी, इसलिए ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। 229, भारत में महिलाओं की सुधारने के लिए केंद्र सरकार द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम पारित कब किया गया था? ऑप्शन नंबर है सा 1961 में। 230, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ग्रेजुएशन की 1 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को क्या मिलेगा? एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वही जो छात्र ग्रेजुएशन की 2 ईयर की पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो उनको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। वही छात्र जब 3 ईयर की पढ़ाई पूरी करेंगे तो उनको डिग्री प्राप्त हो जाएगी। ठीक है,
और जब 4 ईयर हो जाएगा तो उनको क्या हो जाएगा, एक शोध वाला और क्या है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, ये देखिए देखिए, एक रिसर्च सर्टिफिकेट और बैचलर डिग्री उसमें मिल जाएगी जब वो 4 साल का प्राप्त कर लेते हैं। तो ठीक है, पहले ईयर का प्राप्त करेंगे तो क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट प्राप्त मिलेगा, और दूसरे ईयर का जो प्राप्त करेंगे तो डिप्लोमा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बा, और 3 साल जब कंप्लीट कर लेंगे तो उनको ऑप्शन नंबर सा डिग्री मिल जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 233 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ग्रेजुएशन की 4 वर्षीय पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों को क्या मिलेगा, एक बैचलर डिग्री और रिसर्च सर्टिफिकेट, ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 234 है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के में महत्व दिया जाएगा तो किस चीज़ का, वोकेशनल ट्रेनिंग वालों को दिया जाएगा। वोकेशनल ट्रेनिंग कैसी होती है, देखिए यह है क्वेश्चन नंबर 35, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 6 से 8 तक के छात्रों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। तो बागवानी की, मिट्टी के बर्तन बनाने की, बिजली के काम की, इन सभी की दी जाएगी, ऑप्शन नंबर था यहाँ पे करेक्ट है। और 236 है, नई राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बीएड जो कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर है सा 4 वर्ष का कर दिया गया है। 237, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की विशेषता क्या है, तो उसकी विशेषता है शिक्षा के साथ कौशल विकास पर ध्यान, ऑप्शन बा, किसी एक स्ट्रीम के चुनाव की बाध्यता खत्म कर दी जाएगी, और भाषाओं को जानने वाले शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, ऑप्शन नंबर दा जो है यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 238 है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में एमफिल की पढ़ाई क्या है, बंद हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बा है यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 239, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, मैंने आपको बताया भी है, सन 1961 में, ऑप्शन नंबर सा। 240, एनसीईआरटी के गठन में सम्मिलित क्या है, तो राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय दृश्य श्रव्य शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय मूल शिक्षा केंद्र, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। 241, एनसीईआरटी का प्रारंभिक कार्यक्षेत्र क्या था, तो उसका कार्यक्षेत्र था पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें और शिक्षक प्रशिक्षण, ये सभी उसके प्रारंभिक कार्यक्षेत्र हैं। 242, एनसीईआरटी विभाग के माध्यम से कार्य करता है, तो वह करता है विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, शैक्षिक मनोविज्ञान परामर्श और संदर्भ विभाग, ऑप्शन सा है शैक्षिक व्यवसायीकरण विभाग, ऑप्शन नंबर दा। क्वेश्चन नंबर 243, एनसीईआरटी निदेशक का कार्यालय अनुभाग के कार्यों को नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन नंबर दिया गया है दा। ये सभी कौन कौन से, अंतरराष्ट्रीय संबंध लेखक, पत्रिका प्रकोष्ठ, ऑप्शन नंबर है सा विस्तार परियोजना, ऑप्शन नंबर दा यहाँ पे सही हो जाता है। अब यहाँ पे दिया गया एनसीईआरटी का कार्य क्या है, तो एनसीईआरटी का कार्य है अनुसंधान, नवाचार, आदर्श पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, ये सभी कार्य हैं। 245, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब करी गई थी, तो 1995 में करी गई थी, ऑप्शन नंबर था। 246, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की आवश्यकता का कारण क्या है, तो ये सभी कारण हैं, न्यूनतम सुविधाओं की प्राप्ति, प्रशिक्षित शिक्षकों की समस्या, शिक्षकों की शिक्षा, तो यह सभी ऑप्शन नंबर था यहाँ पे करेक्ट है। 247, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर दिया गया था 41। 248, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के वर्तमान कार्यों में क्या शामिल है, तो ये सभी शामिल हैं। सभी कौन कौन से हैं, अध्यापक शिक्षा के संस्थानों को प्रमाणित अप्रमाणित करना, अध्यापक शिक्षा के संस्थानों के स्तर का मूल्यांकन करना, अध्यापक शिक्षा के तरीकों तथा पाठ्यक्रम के निर्देश देने को विकास करना, ऑप्शन नंबर दा। 249, यूजीसी का कार्य क्या है, तो यूजीसी का कार्य है यह विश्वविद्यालय निर्माण करने की अनुमति एवं मान्यता प्राप्त करने का कार्य करता है। यह विश्वविद्यालय में शैक्षिक गुणवत्ता एवं समानता बनाए रखने हेतु सरकार को उचित परामर्श देता है। यह परामर्श देने से पहले विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर उचित स्रोत एवं जानकारियों को एकत्रित करता है, तो यह सभी कार्य करता है। 250 क्या है, यूजीसी जो केंद्रीय सरकार द्वारा, यूजीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, और अध्यक्ष उन व्यक्तियों को चुना जाएगा जो केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधिकारी नहीं है। इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सा, आ और बा दोनों।
251 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे जो सही नहीं है ऑप्शन नंबर है आ, परिवार में महिलाओं का पुरुष परिवार में महिलाओं का स्तर पुरुषों की अपेक्षा उच्च रहता है, यह यहाँ पे सही नहीं है। 252 है, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के कल्याण के लिए प्रयास किया था। तो किसने किया था? प्रौढ़ महिलाओं की व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रौढ़ महिलाओं के लिए क्रियात्मक साक्षरता, महिलाओं के लिए कानूनी प्रावधान। तो ये सभी जो है यहाँ पे प्रावधान करे गए थे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इकाई नंबर जो हमारे 3 है, लैंगिकता एवं शिक्षा। तो इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। एक यूनिट, दूसरी जो यूनिट है हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। आप सभी लोगों से कहूँगा इनको आप दोबारा से देखिए, आपको ये बहुत ही बेसिक यूनिट है और बहुत ज़रूरी है पढ़ने के लिए। यूनिट नंबर 2 इसमें नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी बताया गया है, पुरानियों के भी बारे में है, उन सभी को आप बार बार पढ़िए। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे दिया गया, वैदिक काल में उपनयन होता था। तो ब्राह्मण का होता था, क्षत्रिय का होता था, वैश्य का होता था। तो इन सभी का होता है। उपनयन किसको बोलते हैं? जनेऊ संस्कार को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 3, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कैसा था? तो संस्कृत था, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर आ यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 4, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? भारतीय शिक्षा को वुड घोषणा पत्र को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारतीय शिक्षा का। मदरसा का संबंध किससे है? तो मदरसा का जो संबंध है ऑप्शन नंबर है सा, उच्च शिक्षा से है। क्वेश्चन नंबर 6, सेवाकालीन प्रशिक्षण क्या है? तो सेवाकालीन प्रशिक्षण है ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 7, NCTE किस शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है? तो कार्य करती है शिक्षक शिक्षा के लिए। आपको पता है NCTE कैसी होती है? NCTE इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, हो सकता है आगे यहाँ पे मिल भी जाए, मगर आपको पता होना चाहिए। वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? तो वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र था तक्षशिला, ऑप्शन नंबर द। फिर से वही सेम क्वेश्चन, 10+2+3 की शैक्षिक संरचना का सुझाव किसने दिया था? तो कोठारी आयोग ने दिया था, ऑप्शन नंबर द। भारत में माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? तो वह जो किया था ऑप्शन नंबर है आ, लॉर्ड मैकाले साहब ने। क्वेश्चन नंबर 11, वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया गया था। तो किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था कोठारी आयोग के द्वारा, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 12 दिया है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो हैदराबाद में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रत्येक ट्रेनिंग कॉलेज में एक उत्तम अभ्यासात्मक स्कूल संबद्ध किया जाए, यह सिफारिश करी थी किसने? शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1904 की सिफारिश थी। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1881 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ता जो है यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 16 है, मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, तो कहाँ पे दी जाती थी? ये जो दी जाती थी मकतबों में। किसमें दी जाती थी? मकतबों में। तो अगर प्रश्न इस तरह से पूछ ले, मकतब क्या है? तो मकतब जो है मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा दी जाने वाली जगह है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुस्लिम धर्म गुरु के प्रवर्तक कौन थे? तो मुस्लिम धर्म गुरु के प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद साहब। क्वेश्चन 18 है, शिक्षा शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का रूपांतर है? तो वह है एजुकेशन, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन 19, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है? तो वह है आपका भाषा है लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। एजुकेटम शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है आगे बढ़ाना या अग्रसर, ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 21, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है, तो शब्द कौन सा है? एजुशियर और एजुकेयर, ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। ये कई बार हम लोगों ने सीटेट में भी पढ़ा है और यूपी टेट में सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। शिक्षा के किस अर्थ के अनुसार शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षा से है जो एक निश्चित स्थान अर्थात विद्यालय या कॉलेज में दी जाती है? तो क्या है? संकुचित अर्थ, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा के संकुचित अर्थ के अंतर्गत सम्मिलित तथ्य है, तो वह कौन से हैं?
शिक्षा द्वारा बालक के ज्ञान में वृद्धि करना, शिक्षा द्वारा बालक के चरित्र का विकास करना, शिक्षा द्वारा बालक के व्यवहार में वांछित सुधार करना। ऑप्शन नंबर द जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षा के किस अर्थ के अनुसार बालक को शिक्षा के किस अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है? तो व्यापक अर्थ के अनुसार। ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन 25, शिक्षा के किस अर्थ के अनुसार बालक को अनियंत्रित वातावरण में रखते हुए उसके स्वाभाविक विकास पर बल दिया गया है? तो वह है वास्तविक अर्थ। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 26, संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन नंबर है बा, एडिशन का। क्वेश्चन 27, मानव जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है? तो मानव जीवन में शिक्षा का महत्व व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है, समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है, राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। इसलिए ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 28, शिक्षा के अंग क्या है? तो शिक्षक भी है, छात्र भी है और समाज भी है। ये सभी जो है शिक्षा के अंग है। क्वेश्चन 29, शिक्षा की प्रकृति है? तो शिक्षा की प्रकृति एक सामाजिक प्रक्रिया है, शिक्षा समाज की एक विकास की प्रक्रिया है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। ये सभी प्रकृति प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। यह किसका कथन है? यह एडम्स का कथन है। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन 31, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। यह किसका कथन है? यह जॉन डीवी का है। ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन 32, शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन नंबर है आ, जॉन डीवी का। क्वेश्चन नंबर 33, चुंबक के समान शिक्षा में भी दो ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन है ऑप्शन नंबर है बा, रॉस का। क्वेश्चन 34, शिक्षा शब्द का प्रयोग प्रायः कितने रूपों में करते हैं? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है द। उपयुक्त सभी में। सभी कौन कौन से हैं? ज्ञान में करता है, पाठ्यचर्या का एक विषय है, व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षा के संकुचित अर्थ में महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो किस चीज की भूमिका होती है? ऑप्शन नंबर दिया गया था इन सभी में क्या आ जाता है? विद्यार्थी की, शिक्षक की और विद्यालय की। क्वेश्चन नंबर 36 है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को एक विशेष ढांचे में डाला जाता है। तो यह है ऑप्शन नंबर है आ, प्रोफेसर ड्रीवर का। क्वेश्चन 37, 38, 39, 40, इन सभी को आप एक बार पढ़िए क्योंकि सभी कथन दिए गए हैं। एक बार इनको आप खुद से पढ़िए, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बाद हम लोग ये कथन बहुत सारे दिए गए, इनको आप पढ़ते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। प्लेटो ने अपनी अभिव्यक्ति में क्या कहा है? तो प्लेटो ने अपनी अभिव्यक्ति में कहा है, शिक्षा व्यक्ति का शारीरिक विकास है, शिक्षा व्यक्ति का मानसिक विकास है और शिक्षा व्यक्ति का जो है बौद्धिक विकास है। ऑप्शन नंबर दिया गया है द। उपयुक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन सही है। शिक्षा विकास का पूर्ण विकास है, किसका कथन है? यह है कमेनियस का। ऑप्शन नंबर सा। इसकी पीडीएफ दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप लोग वहां से इसको जरूर देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, फिर देखिए यहाँ पे कथन है, कथन को आप बार बार आप पीडीएफ से पढ़िए, वो आपको अपने आप से जल्दी से समझ आएंगे, ठीक है। जो फैक्चुअल क्वेश्चन है मैं आपको कराया दे रहा हूँ क्योंकि आपका कल फिर से एग्जाम है, तो अभी फैक्चुअल क्वेश्चन करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे दिया गया 14 वर्ष तक के बालकों का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? तो अनुच्छेद जो है 45 है। ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 55, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करना लक्ष्य है, तो किस चीज का है? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का। किसका है? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का। ऑप्शन नंबर 7। संविधान की धारा 45 किससे संबंधित है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौमिक शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान की किस धारा में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो है ऑप्शन नंबर है स, धारा 29,
2। क्वेश्चन नंबर 58, धारा 28 एक क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर आ देखिए, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इस चीज को आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत सरकार अधिनियम को शब्दशाह कब स्वीकार किया गया? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है सा 1935 को। क्वेश्चन नंबर 60, समवर्ती सूची में कितने विषयों का समावेश किया गया है? तो 16 विषयों का समावेश किया गया। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 61, शिक्षा को राज्य का विषय बनाकर संविधान निर्माताओं ने भूल की है। यह किसका कथन था? यह है श्री MC झागला का। ऑप्शन नंबर है बा। क्वेश्चन नंबर 62, बाल अधिकारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया था 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 63, हमारे देश में संविधान लागू कब हुआ था? तो हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में है? तो है धारा ऑप्शन नंबर धारा आ है, धारा 45। क्वेश्चन ऑप्शन आ धारा 45 है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ था सन 1600। ऑप्शन नंबर दा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? यह किस धारा में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान में किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, रंग या भाषा के आधार पर प्रवेश देने के लिए मना नहीं किया जाएगा? तो यह जो हुआ था ऑप्शन नंबर है आ धारा 29 में। क्वेश्चन नंबर 67, शिक्षा के अधिकार को जन्म सिद्ध मानते हुए यह संविधान की किस धारा में कहा गया है कि सरकार संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक या बालिका के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा? यह कहा गया था। ऑप्शन नंबर है सा धारा 45 में। क्वेश्चन नंबर 68, सार्वभौमिक शिक्षा से क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य है कि जाति भेदभाव के बिना शिक्षा प्रदान करना, धार्मिक भेदभाव के बिना शिक्षा प्रदान करना, रंग तथा स्तर भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर है द। क्वेश्चन नंबर 69, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के अधिकारों पर घोषणा पत्र जारी किया था, तो 20 नवंबर 1959 की बैठक में जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 70, संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल देशों ने बाल अधिकारों पर अपनी पूरी सहमति दी थी, तो कब दी थी? 20 नवंबर 1989 को दी थी। क्वेश्चन नंबर 71, बाल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 21 है, तो ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 72, बाल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? 41 है, 45 है और 46 है, यह भी संबंधित है यहाँ पे। क्वेश्चन 73, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बाल अधिकारों के घोषणा पत्र को कब स्वीकार किया था? तो उन्होंने स्वीकार किया था 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 74, भारत सरकार के इस घोषणा पत्र के मुख्य बिंदु क्या थे? ये क्या है? तो इसमें है बच्चे को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार, प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार, बच्चों के अपहरण, क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना, तो ये सभी यहाँ पे अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुख्य बिंदु क्या है? तो उसका मुख्य बिंदु देखिए, शिक्षा पर व्यय का भार केंद्र एवं राज्य सरकार संयुक्त रूप से वहन करेंगी। शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत सभी को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध पर सरकारी व्यय पर प्रतिवर्ष 1200 करोड़ का भार बढ़ेगा। विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को शारीरिक दंड, नामांकन के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग प्रणाली, निष्कासन एवं कारावास पर रोक लगाई जाएगी। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम की विशेषता क्या है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर दा दिया गया, सभी हैं तो सभी को पढ़ते हैं। ऐसे प्रयास हों जिसमें बालकों के निवास से 1 किलोमीटर परिधि के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जाए। 6 से 8 वर्ष तक के विद्यालय छात्र के निवास स्थान से 3 किलोमीटर की परिधि में स्थापित की जाए। प्रत्येक विद्यालय को कुछ न्यूनतम आधारभूत शैक्षिक संरचना उपलब्ध कराई जाए। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक करण के संदर्भ में धारा कौन सी है? धारा 45, ऑप्शन नंबर आ।
क्वेश्चन 78, बाल शिक्षा अधिकार 2009 के अनुसार शिक्षा का व्ययभार कौन वहन करेगा? तो वह करेगा केंद्र एवं राज्य सरकारें। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79, बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत निशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने पर सरकारी व्यय प्रतिवर्ष कितना बढ़ेगा? तो यहाँ पे दिया गया है 12,000 करोड़। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 80, बाल अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षकों पर अंकुश रखा गया है। तो आ एवं बा दोनों, मतलब निजी ट्यूशन लगाने पर और बा है गैर शिक्षण गतिविधियों में शामिल होने पर। ये दोनों रखेगा। ऑप्शन सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 81 है, बाल शिक्षा अधिकार कानून को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए कितने नए प्राथमिक स्कूल चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया गया सा 4596। क्वेश्चन नंबर 82, बाल शिक्षा अधिकार कानून को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए कितने नए उच्च प्राथमिक विद्यालय चाहिए? तो यहाँ पे चाहिए 2349। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा का उल्लेख कहाँ पर है? तो संविधान के 42वें संशोधन पर है। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 84, समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर नीति एवं कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? तो वह है सरकार। ऑप्शन नंबर है सा। केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को है। ऑप्शन नंबर दिया गया सा। क्वेश्चन 85, यह किस अनुच्छेद में लिखा है? राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो वह है ऑप्शन नंबर है सा, अनुच्छेद 28(1). क्वेश्चन 86, यह किस अनुच्छेद में लिखा है? भारत के राज्य क्षेत्र अथवा किसी भाग के निवासियों के लिए विभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। तो यह है अनुच्छेद 29(1). क्वेश्चन नंबर 87, यह किस अनुच्छेद में लिखा है? धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा। तो यह है अनुच्छेद 30। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 88, अनुच्छेद 21(a) मूल रूप से अनुच्छेद है अनुच्छेद 45। क्वेश्चन नंबर 89, यह किस अनुच्छेद में लिखा है? शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित हैं। तो यह अनुच्छेद 30(2). ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 90, यह किस अनुच्छेद में लिखा है कि राज्य जनता के निर्बल विभागों, विशेषतया अनुसूचित जातियों की शिक्षा तथा अर्ध संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उसका संरक्षण करेगा। ऑप्शन नंबर दिया गया सा, अनुच्छेद 46। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संविधान की सूचियां हैं। ऑप्शन नंबर दिया गया है ब 3। केंद्र सरकार के शैक्षिक कर्तव्य किस सूची में बताए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है आ, संघ सूची में। क्वेश्चन 93, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है? तो केंद्र सरकार का है। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन 94, राज्य सूची में कितने विषय हैं? उसमें है 66 विषय हैं। ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 95, शिक्षा मंत्रालय का विभाग है? तो उपरोक्त सभी में क्या है? साहित्य, ललित कलाएं एवं मनोरंजन विभाग, प्रशासकीय एवं वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग और छात्रवृत्ति एवं भाषा विज्ञान विभाग। ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 96, बाल अधिकार क्या है? जीवन जीने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार। तो ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 97, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब करी गई थी? तो अधिनियम 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 98, किस आयु वर्ग के बच्चे सबसे अधिक शोषण तथा दुर्व्यवहार के शिकार पाए जाते हैं? तो 5 से 12 वर्ष के बच्चे। ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 99, बाल शोषण में शामिल है? तो शामिल है यौन शोषण, शारीरिक शोषण, भावात्मक शोषण और ये सभी। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 इस यूनिट का। बाल संरक्षण आयोग का दायित्व क्या है? तो यहाँ पे दिया गया उपयुक्त सभी, तो सभी पढ़ते हैं। किसी विधि के अधीन बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सुझाए गए उपायों की निगरानी तथा जांच करना। ऑप्शन बा,
उन सभी कारकों की जांच करना जो आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगों, प्राकृतिक आपदा, घरेलू हिंसा, एचआईवी तथा अश्लील साहित्य से प्रभावित बच्चों की खुशी के अधिकार को कम करती है। ऑप्शन सा है संकटग्रस्त, वंचित तथा हाशिए पर खड़े बच्चों को जो बिना परिवार के रहते तथा उनके लिए उपचारात्मक सुझाव देना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी है, सभी को हमने पढ़ भी लिया है। तो हम लोगों ने तीसरी यूनिट भी कंप्लीट करी है। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथी यूनिट को। ठीक है, तो हमारी फोर्थ यूनिट जो है वह है लिंग एवं सामाजिक विकास। इसके विषय में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, दो यूनिट इसमें कंप्लीट है, अब ये तीसरी यूनिट भी इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पे आज करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य क्या? सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य व्यक्तियों और समूहों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन, सामाजिक स्थान में परिवर्तन होने से है। यह कथन किसका है? यह है सोरोकिन का। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक गतिशीलता पर शोध में किसकी अनदेखी की गई थी? तो है महिलाओं की। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 4, महिला सशक्तिकरण किसे बढ़ाता है? तो इन सभी को बढ़ाता है। इन सभी में क्या? सकारात्मक विकास को, उत्पादकता को और आय समानता को। ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 4, महिलाओं के अधिकारों और शैक्षिक समानता को भलीभूत करने के लिए आवश्यक क्या है? ऑप्शन नंबर दिया गया है आ, महिला आर्थिक सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में लगभग कितनी कामकाजी महिलाएं हैं? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है बा, 432 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत एक ऐसा देश है जहां प्रारंभ से ही प्रधानता रही है पुरुषों की। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 7, महिलाओं की निम्न स्थिति के लिए जिम्मेदार माना जाता है तो किनको? उनकी निर्णय लेने की कमी को, उनकी आर्थिक निर्भरता को, उनकी सामाजिक निर्भरता को। ऑप्शन नंबर दा दिया गया, यह सही है। क्वेश्चन 8, लिंग असमानता का लैंगिक विभेद मुक्त विद्यालय की स्थापना की चुनौतियों में महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो शिक्षक की होती है। ऑप्शन नंबर आ यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन 9, शिक्षक को कक्षा में लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? तो लिंग समानता का, जेंडर इक्वेलिटी। क्वेश्चन नंबर 10, पाठ्यक्रम प्रवेश में शिक्षक को महत्व देना चाहिए छात्रों की योग्यता को, छात्रों की प्रतिभा को, भेदभाव रहित व्यवहार को, इन सभी को। क्वेश्चन कह रहे हैं छुपा हुआ पाठ्यक्रम किस में वृद्धि करता है? तो करता है लैंगिक असमानता को। क्वेश्चन नंबर 12, सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है तो क्या उदाहरण है? धनी परिवार में शादी करना, एक दुकान की नौकरी से एक सफेदपोश प्रबंधन की नौकरी में जाना, विदेश में नौकरी के लिए विश्वविद्यालय डिग्री लेना। ऑप्शन नंबर था यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पारंपरिक समाजों में सामाजिक गतिशीलता का प्रभाव होता है तो ऑप्शन नंबर दिया गया है स, विघटनकारी। क्वेश्चन नंबर 14, मानव संसाधन के रूप में महिला की भूमिका है। मानव संसाधन में महिला की भूमिका कैसी है? ऑप्शन नंबर दिया गया है सा, अ और बा दोनों। आ क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में भागीदारी। और ऑप्शन बा है महिला मानव संसाधन की भागीदारी को सशक्त बनाने में केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की नीतियों में योगदान। तो ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में दुनिया के कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? अभी तो ये आपको पता है, सबसे ज़्यादा भी हो चुकी है, 18%। भारत में दुनिया में कितने प्रतिशत महिलाएं रहती हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया बा, 9%। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षक में भी उत्पन्न हो सकती है क्या? रूढ़िग्रस्तता, पूर्वाग्रह, लिंग असमानता की प्रवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर दा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन 18 है, सामाजिक गतिशीलता होती है क्या? होती है एक व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ऑप्शन नंबर दा। क्वेश्चन 19, समाज में लिंग विभेद का व्यवहार नहीं है तो वह क्या है? छात्रवृत्ति के लिए प्रतिभा के आधार पर छात्रों का चयन करना। ऑप्शन नंबर दा। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदू उत्तराधिकारी नियम कब लागू किया गया था? तो 1956 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर दा। क्वेश्चन नंबर 21, महिलाओं को आर्थिक समानता प्रदान करने के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? तो यह है ऑप्शन नंबर आपका आ। ये हम लोगों ने पढ़ा भी है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956।
क्वेश्चन नंबर 22, महिलाओं में आर्थिक सशक्तिकरण महत्वपूर्ण मानकर समान पारिश्रमिक अधिनियम कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1976 में। ऑप्शन नंबर था। क्वेश्चन नंबर 23, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है, सामाजिक गतिशीलता का अर्थ है ऑप्शन नंबर था किसी सामाजिक संरचना में व्यक्ति की गति में परिवर्तन। इतना बड़ा कथन, इसको आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सामाजिक गतिशीलता का रूप है, तो सामाजिक गतिशीलता का रूप क्या है? क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक गतिशीलता का आयाम क्या है? तो सामाजिक गतिशीलता का आयाम है उपभोग रैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 27, सामाजिक गतिशीलता का कारण क्या है? तो सामाजिक गतिशीलता का कारण है रिक्त स्थितियों की आपूर्ति, रैंकों की अदला बदली। तो यह दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो यह है अवसर संरचना, जनसांख्यिकी संरचना और आर्थिक सफलता। यह सभी हैं, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षा में सामाजिक गतिशीलता होती है, तो कैसी होती है? शिक्षक की गतिशीलता, छात्रों की सामाजिक गतिशीलता, अ एवं व दोनों। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, सामाजिक गतिशीलता का गुण है, तो सामाजिक गतिशीलता का गुण कौन कौन सा है? ऑप्शन नंबर आ है योग्य व्यक्तियों के उच्च पद, व्यक्ति का पूर्ण एवं संपूर्ण विकास और कुसमायोजन का उपाय। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, सामाजिक गतिशीलता का अवगुण क्या है? देखिए, ग्रामीण और शहरी समाज में अव्यवस्था। ऑप्शन बा, व्यक्तियों में अभिमान एवं दंभ का विकास। ऑप्शन सा, सामाजिक व्यवस्था के प्रति व्यक्ति का निरंतर असंतोष। तो ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन नंबर 32, छात्रों की सामाजिक गतिशीलता में जो तत्व जो भूमिका निभाते हैं वह कौन से हैं? उपरोक्त सभी। अब सभी पढ़ते हैं। शिक्षा की मात्रा, शिक्षा की विषय वस्तु, विशिष्ट शिक्षकों, विशिष्ट छात्रों में, विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान की डिग्री। तो यह सभी हैं। क्वेश्चन 33, महिला सशक्तिकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो हुई थी सन 2001 में। ऑप्शन नंबर क्या है? स। क्वेश्चन 34, महिला सशक्तिकरण का लाभ क्या है? तो देखिए क्या लाभ है, उपरोक्त सभी है, तो सभी को पढ़ते हैं। यह सम्मान और स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन का नेतृत्व करने में सक्षम होती है। यह उन्हें अपनी खुद की एक अलग पहचान देता है। यह उनके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर दा जो है यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 35, महिला सशक्तिकरण की योजना क्या है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है दा। ये सभी कौन कौन सी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन योजना और सुकन्या समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर दा। क्वेश्चन 36, भारत सरकार ने महिलाओं को नौकरी में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया है? तो ऑप्शन नंबर है सा 33%। क्वेश्चन नंबर 37, सशक्तिकरण का प्रकार क्या है? तो आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है और ये सभी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर द यहाँ पे सही है। क्वेश्चन 38, सशक्तिकरण का क्षेत्र क्या है? तो ये सभी क्षेत्र हैं, कौशल, उद्देश्य, स्वायत्तता, ये सभी हैं, ऑप्शन नंबर द। क्वेश्चन 39, महिला सशक्तिकरण कितने प्रकार की होती है? तो आर्थिक होती है, सामाजिक होती है, राजनीतिक होती है, ये सभी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 40, आर्थिक सशक्तिकरण से तात्पर्य क्या है? तो आर्थिक सशक्तिकरण से तात्पर्य है आर्थिक आत्मनिर्भरता और सशक्ति क्षमता। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 41, राष्ट्रीय महिला दिवस किसको समर्पित है? तो यह समर्पित है, ऑप्शन नंबर है आ सरोजनी नायडू को। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना आरंभ करी गई थी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 43, महिला सशक्तिकरण दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका होती है? उसमें होती है शिक्षा के कारण महिलाओं में जागरूकता आई है, महिलाएं अपने बारे में सोचने लगी हैं, महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर द है, यह करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45, महिला सशक्तिकरण के सामाजिक आयाम के अंतर्गत उन्हें क्या सुविधा प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया द। उपरोक्त सभी सबको देखते हैं। समाज में कानून तथा सुरक्षा का पाया जाना, अपराधीकरण पर रोक, महिला उत्पीड़न को यथासंभव दूर करना। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, महिला आंदोलन का प्रमुख मुद्दा क्या है? उपरोक्त सभी सभी पढ़ते हैं। महिलाओं में होने वाली हिंसा को रोकना, निजी कानूनों में संशोधन,
आर्थिक दशा में सुधार, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 47, सशक्तिकरण का तत्व क्या है? सशक्तिकरण का तत्व ये सभी हैं। स्वायत्तता है, क्षमता है, समुदाय और पूर्ति, ये सभी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 48, महिला दिवस सबसे पहले किसने मनाया था? तो ऑप्शन नंबर है बा थेरेसा मैकियल्स ने। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में महिला सशक्तिकरण का वर्ष जो था सन 2002 में, ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50, महिलाओं के जीवन में शिक्षा क्या करती है? देखिए सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। उन्हें चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है, उन्हें अपनी प्रारंभिक भूमिका को निभाने में सक्षम बनाती है, उन्हें अपना जीवन बदलने में सक्षम बनाती है। क्वेश्चन 51, महिला आंदोलन क्यों शुरू हुआ? तो महिला आंदोलन जो शुरू हुआ था, महिलाओं को राजनीतिक शक्ति प्रदान करने के लिए शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 52, नारीवाद की शुरुआत किसने की थी? तो नारीवाद की शुरुआत मैरी वॉल्स्टन क्राफ्ट ने करी थी, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 53, महिला पर हाथ उठाने पर कौन सी धारा लगती है? तो धारा 323 लगती है, ऑप्शन नंबर 7। महिलाओं के लिए कितने अधिकार हैं? तो ऑप्शन नंबर दिया गया सा 11 अधिकार हैं। स्त्री शिक्षा के बाधक तत्व है, ऑप्शन नंबर दिया गया था उपरोक्त सभी। सभी में क्या है? समाज का संकुचित दृष्टिकोण, शिक्षा की अनुचित व्यवस्था और भारतीय परंपरा। क्वेश्चन नंबर 56, मुझे सुशिक्षित माताएं दो, मैं तुम्हें सुशिक्षित राष्ट्र दूंगा। यह बात या कथन किसका है? नेपोलियन का है, ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन 57, ब्रह्मवादिनी किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मवादिनी वैदिक काल की विदुषी महिलाओं को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर था। वैदिक काल में स्त्री शिक्षा अपने चरम रूप में कब तक बनी रही? तो वह बनी रही थी 200 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर 7 यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 59 है, प्राचीन काल में शिक्षा के अवसर कैसे थे? तो प्राचीन काल में शिक्षा धनी, यहाँ पे दिया गया क्या? धनी, मानी एवं कुलीन घरानों की स्त्रियों के लिए थे, ऑप्शन नंबर था। ये देखिए कथन आ गया है, कथन को छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं। भारत में बालिकाओं के लिए अलग से पहला ईसाई मिशनरी रेवरेंट में चिंसुरा में कब स्थापित किया गया था? तो 1818 में स्थापित किया गया था, ऑप्शन नंबर आ। 1819 में कैरे ने दूसरा बालिका विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो ऑप्शन नंबर है बा। कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन नंबर बा श्रीरामपुर में। क्या? श्रीरामपुर में। क्वेश्चन नंबर 63, 1849 में बैथुअन जेईडी बैथ्यू ने बालिका विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो कलकत्ता में किया था, ऑप्शन नंबर था। अब क्वेश्चन नंबर 64 है, किस आयोग ने कहा है कि स्त्री शिक्षा अब भी अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है और प्रत्येक विधि से उसका विकास किया जाना चाहिए? तो 1882 के हंटर कमीशन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 65, 1904 में किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना करी? विद्यालय की श्रीमती एनी बेसेंट ने करी थी। किसने करी है? श्रीमती एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर जो है द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज क्या? भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज कब खोला गया? तो ये खोला गया था, ऑप्शन नंबर दिया गया है आ 1916 में। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज लेडी होर्डिंग कॉलेज कहाँ खोला गया था? तो यह खोला गया था दिल्ली में। कब खोला गया? 1916 में। कहाँ खोला गया? दिल्ली में। और क्या नाम था? लेडी होर्डिंग कॉलेज। क्या था? लेडी होर्डिंग कॉलेज, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दा जो है आपका सही हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 68, भारत में प्रथम महिला विद्यालय कब खोला गया? तो 1916 में खोला गया। भारत में प्रथम महिला महाविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? महर्षि कर्वे ने करी थी। राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर है था 1925 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में प्रथम महिला महाविद्यालय SNDT किस देश के महिला महाविद्यालय के आधार पर था? ऑप्शन नंबर है आज जापान। क्वेश्चन नंबर 72, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में स्त्री शिक्षा विभाग की स्थापना कब करी थी? 1901 में करी थी, ऑप्शन नंबर बा जो है यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 73, शारदा अधिनियम 1929 संबंधित है तो बाल विवाह निषेध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 74, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। अब ये देखिए इतना बड़ा कथन है, इसको जरूरत नहीं है। आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 का अध्यक्ष कौन था? तो श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, ऑप्शन नंबर बा। क्वेश्चन नंबर 77, हंसा मेहता समिति 1962 जो संबंधित है तो अब पाठ्यचर्या से संबंधित है, ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है।
क्वेश्चन 78, कस्तूरबा बाई बालिका विद्यालय योजना कब से चलाई गई है? तो सन 2004 से चलाई गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे स करेक्ट है। क्वेश्चन 79, महिला समाख्या योजना को केंद्र सरकार द्वारा कब आरंभ करी गई? तो यह करी गई थी 1989 को। क्वेश्चन 80, महिला समाख्या योजना किस आयोग के अनुपालन के स्वरूप बनी थी? तो नई शिक्षा नीति 1986 के अनुरूप। क्वेश्चन नंबर 81, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किसे माना जाता है? तो सावित्रीबाई फूले को। ऑप्शन नंबर था। क्वेश्चन 82, यह कथन है कि मैं जो कुछ भी हूँ, क्या दिया गया? मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ होने की आशा करता हूँ उसके लिए मैं अपनी माता का कृतज्ञ हूँ। यह किसका कथन है? यह लिंकन का। ऑप्शन नंबर 82 का सी। 83 फिर कथन आ गया है, किसने कहा है? तो यह जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। क्या कहा है ये आप पढ़िए। परिवार में लड़के की शिक्षा एक ही सदस्य की शिक्षा होती है, परंतु परिवार में लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। 84, किस आयोग ने कहा है स्त्रियों की वर्तमान शिक्षा उस जीवन से एकदम असंगत है उन्हें जीना होता है, यानी केवल अपव्यय है बल्कि एक अयोग्यता भी है। यह विश्वविद्यालय शिक्षा 1948-1949 में कहा गया। वर्तमान समय में भारत में कितनी कामकाजी महिलाएं हैं? तो 432 मिलियन। 86, वर्तमान समय में कितनी महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं? तो 343 मिलियन। यह किसका कथन है? आपको यह पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 88, लिंग असमानता को दूर करने में शिक्षक की भूमिका कैसी हो सकती है? उपरोक्त सभी में क्या है? रूढ़वादिता दूर करने में, पूर्वाग्रह दूर करने में और लिंग आधारित समानता दूर करने में। तो ये सभी हो सकती हैं, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन नंबर था। 89, उच्च स्तरीय शिक्षण में महत्व दिया जाता है किसको? पुरुष शिक्षक को। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर 90, सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण क्या है? सा दिया गया आ और बा दोनों। तो आ देखते हैं, धनी परिवार में शादी करना, एक दुकान की नौकरी छोड़कर प्रबंधन में नौकरी करने जाना। ये ऑप्शन नंबर सा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत में दुनिया के कितने प्रतिशत महिलाएं रहती हैं? तो 9%। ऑप्शन नंबर सा। भारत में दुनिया के कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो ऑप्शन नंबर है सा 18%। 93, मानव संसाधन के रूप में महिलाओं की भूमिका कैसी है? आ और बा दोनों है। तो आ क्या है? अर्थव्यवस्था के विकास में सशक्त भूमिका निभाती हैं और महिला मानव संसाधन की भागीदारी को सशक्त बनाने में केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की नीतियों में योगदान करती है। ऑप्शन नंबर सा। क्वेश्चन नंबर 94, महिला अध्ययन का लाभ क्या है? तो महिला अध्ययन का लाभ है उपरोक्त सभी में क्या है? महिला का समाज में स्थान, समाज में अत्याचार एवं शोषण का अध्ययन, महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति में सुधारने के लिए। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 95, लैंगिक असमानता को दूर करने का उपाय क्या है? तो ये सभी कौन कौन से हैं? वैधानिक सुझाव, स्त्री शिक्षा का प्रचार, स्त्री सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 96, समाज में लिंगीय भेदभाव और रूढ़िवादिता को समाप्ति का उपाय क्या है? तो उपरोक्त सभी में क्या है? प्रौढ़ शिक्षा तथा बालिका शिक्षा पर विशेष पर, अपव्यय एवं अवरोधन में कमी लाना, औपचारिक तथा अनौपचारिक अभिकरणों की सहायता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 97, पाठ्य पुस्तकें लिंग भेद असमानता को दूर करने में भूमिका निभा सकती हैं। तो उपरोक्त सभी में क्या है? सहभागी क्रियाओं द्वारा, लिंगीय समानता हेतु पाठ्य सामग्री सम्मिलित करके, पाठ्यक्रम निर्माण बिना लिंगीय भेदभाव के। तो ऑप्शन नंबर द यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 98, लिंगीय भेदभाव संवेदित क्षेत्र हैं, कैसे हैं? ये सभी, छिपी पाठ्यचर्या, पाठ्य पुस्तक, कक्षा कक्ष प्रक्रिया, उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 99, पाठ्यक्रम को मनुष्य जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझना चाहिए, या फ्रोबेल का कथन है। ऑप्शन नंबर आ। क्वेश्चन नंबर जो आपका आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 100 और अंतिम प्रश्न है ये आपकी यूनिट का। ठीक है, 100 क्या है? पाठ्यक्रम आधारित लिंग असमानता को दूर करने का सुझाव क्या है? तो ये सभी हैं। सभी कौन कौन से, उनको देखते हैं। लैंगिक नीति निर्माताओं को पाठ्यक्रम बनाते समय अलग वर्ग में प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। गणितीय, वैज्ञानिक तथा टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर बालिकाओं को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विषय चयन में परिवार, अध्यापक, सहयोगी समूह द्वारा बालिकाओं से प्रेरणा उत्पन्न करनी चाहिए। तो आपकी ये सभी यूनिट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। अब इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।